हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजिक माइंड्स। तो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 4 तो अपलोड कर दिया था, लेकिन उसमें ना कुछ वॉइस इशू था। वॉइस बार बार कट रही थी, तो फिर इसलिए मैंने वो वीडियो डिलीट करके फिर मैं इसको वापस रिकॉर्ड करके फिर से अपलोड कर रही हूँ। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैंने इसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी ले रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था ह्यूमन के। सेकेंड पार्ट में हमने सभी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया था। थर्ड पार्ट में हमने प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़ लिया था। और आज फोर्थ पार्ट यानी जिसमें हम एब्जॉर्प्शन एंड रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये प्रीवियस लेक्चर्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक मिल जाएगा। एंड इफ़ यू वांट द पीडीएफ ऑफ द नोट्स यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? अब हमने जो फूड को ब्रेक डाउन किया है उससे हमें एनर्जी लेने के लिए पहले उसको अपने ब्लड स्ट्रीम में उन सभी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कराना होगा। ठीक है, तो उसी को इसी प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, कि हमारे न्यूट्रिएंट्स को एलिमेंट्री कैनाल से लेकर के उसको ब्लड या फिर लिम्फ तक पहुंचाना, इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कराना है? जो हमने प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में तोड़ दिया था, जिन हमने कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीसेक्राइड्स को मोनोसेक्राइड्स में ब्रेक डाउन कर दिया था, फैटी एसिड्स को, ग्लिसरॉल्स को, सॉल्ट्स को, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स, इन सभी को हमें अपने गट से ब्लड स्ट्रीम में या लिम्फ में एब्जॉर्ब कराना है। तो अब इनका एब्जॉर्प्शन होता क्या है? 90% ऑफ द एब्जॉर्प्शन जो है इनका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और बाकी के जो 10% है वो स्टमक या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि एब्जॉर्प्शन कहाँ, किस किस का एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है। तो इससे अच्छा कि मैं आपको ना एक एक पार्ट अलग अलग से समझाऊं, मैं समझाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैंने सोचा कि आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि कहाँ पे क्या क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, ताकि आपको आगे चल के कंफ्यूजन ना हो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टमक, तो स्टमक में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है? स्टमक में वाटर एब्जॉर्ब होता है, अल्कोहल होता है, कुछ मोनोसैक्राइड्स भी एब्जॉर्ब होते हैं, ड्रग्स यानी कि कुछ मेडिसिन, और सॉल्ट्स भी एब्जॉर्ब होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में आयरन एब्जॉर्ब होता है, कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब होते हैं, और जेजुनम वाले पार्ट में मोनोसैक्राइड्स एब्जॉर्ब होते हैं, अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब होते हैं, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड वाइटामिन्स। ठीक है, और वहीं जो इलियम वाला पार्ट है उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 होता है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं एब्जॉर्ब, एंड वाटर भी एब्जॉर्ब होता है। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होते हैं, सम ऑफ द मिनरल्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स। ठीक है, तो इनको आप एक बार अपने माइंड में रखिएगा, वरना आप कंफ्यूज होंगे कि मोनोसैक्राइड्स तो स्टमक में हो रहा था। अरे भाई, स्टमक में भी हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो रहा है। ठीक है, तो एक एक ही न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन अलग अलग साइट्स पे भी हो सकता है, तो इस चीज़ को लेकर के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मोनोसैक्राइड्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ हो रहा था? स्टमक में हो रहा था और जेजुनम में हो रहा था। अब किस तरह हो रहा है, कैसे पहुंच रहा है, मतलब इनका ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? ठीक है, तो जो हमारे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव मतलब एटीपी का यूज तो हो रहा है भाई। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, जैसे कि जो हमारे एक्टिव आयंस होते हैं ना, मतलब जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए ना प्रॉपर ऐसे चैनल्स होते हैं, प्रोटीन चैनल्स होते हैं। तो क्या होता है कि जब वो पॉजिटिव आयंस, जैसे सपोज ये सोडियम चैनल है, ठीक है, तो जब सोडियम अपने चैनल पे ऐसे बैठ के जाता है तो वहीं पे ना जो खाली जगह होती है उसमें ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी जाके बैठ जाते हैं और इनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है,
ऐसी फ्रक्टोज है ना, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मतलब इसमें एटीपी का तो यूज़ नहीं होता है, लेकिन है ना इनके लिए स्पेशली कैरियर प्रोटीन्स होती हैं मेम्ब्रेन में जो इनको ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज हमारे ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, आप देखते हैं अमीनो एसिड्स कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो अमीनो एसिड्स है ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होते हैं और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से भी एब्जॉर्ब होते हैं। तो इनमें भी वैसे ही होता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे सोडियम चैनल है, ठीक है, सॉरी सोडियम पंप है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सोडियम आयन जो है वो चिपक के अपना ट्रांसपोर्ट करवा रहा था, और इधर ही पे अमीनो एसिड्स को ना कोई खाली जगह दिखी। ठीक है, तो क्या करेगा, अमीनो एसिड यहाँ पे आके बैठ जाएगा शांति से, मैं भी चुपके चुपके से चला जाता हूँ, तो ये भी इसके साथ में बैठ जाता है और अपना ट्रांसपोर्ट करा लेता है। और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी होता है अमीनो एसिड्स का, मतलब इनके लिए भी स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होते हैं। 95 से लेकर के 98% अमीनो एसिड जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और ये भी हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है। नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स, तो इसका एब्जॉर्प्शन है ना थोड़ा सा टिपिकल है। तो इनमें क्या होता है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारे फैट्स हैं वो डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड्स में ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गए हैं, ब्रेक डाउन हो गए हैं। ठीक है, तो अब इनके एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है कि सपोज ये हमारा फैट मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अब इस फैट मॉलिक्यूल जब ये हमारे गट में पहुंचा तो इसके ऊपर वर्क किया किसने, बाइल जूस ने। ठीक है, तो ये हमारा बाइल जूस आया और इसने इसके ऊपर काम किया और इसका क्या कर दिया, इमल्सिफिकेशन करा दिया। ठीक है, ये इमल्सिफाई हो गया ये हमारा फैट। ठीक है, अब बाइल इमल्सिफिकेशन के अलावा ये जो हमारे लाइपेज होते हैं ना, लाइपेज एंजाइम्स होते हैं, जैसे पैनक्रिएटिक लाइपेज हो गया, इंटेस्टाइनल लाइपेज हो गया, तो ये उनका एक्टिवेशन भी कराता है। ठीक है, तो इनका एक्टिवेशन में भी बाइल जूस का ही काम है। ठीक है, तो पहले सबसे इसने क्या कर दिया, इमल्सिफिकेशन करा दिया, फिर उसके बाद में एक्टिवेशन करा दिया। अब क्या होता है कि ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है ना, इनके ऊपर मैं ट्राइग्लिसराइड्स को टी और जी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये ट्राइग्लिसराइड्स बन गए, इनके ऊपर जो है आगे काम किया किसने, पैनक्रिएटिक लाइपेज ने। ठीक है, ये पैनक्रिएटिक लाइपेज आ गए और इन्होंने इनके ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर काम किया और उनको ब्रेक डाउन कर दिया किसमें, डाइग्लिसराइड्स में, डी जी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, मोनोग्लिसराइड्स देती हैं, डिफिकल्ट है क्योंकि ना एज सच कोई उसी को यूज करके लूँ। तो हमारा जो था वो डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन हो गया। अब इसके ऊपर किसने फिर से काम किया, अब इसके ऊपर काम किया इंटेस्टाइनल लाइपेज ने। ठीक है, इंटेस्टाइनल लाइपेज ने काम किया। ठीक है, यानी कि मोनोग्लिसराइड्स और ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में, इसको भी लिख ही देती हूँ, मोनोग्लिसरॉल एंड मीन्स। ठीक है, तो ये अभी हो गया। अब होगा थर्ड स्टेप होगा हमारा मिसील फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरह से इसके जो इमल्सिफाइड पार्टिकल्स है ना, इसी को क्या मिसील, अब हो गया मिसील बन गए। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो सपोज हमारी जो इंटेस्टाइन की एपिथेलियम है, ठीक है, अब क्या गई, ये मिसील है ना जाएगी एपिथी में एब्जॉर्ब, तो यहाँ यानी कि एपिथेलियम ऑफ
कुछ पार्टिकल्स बना लेती है, ठीक है, पैकेजिंग कर लेती है। अब वो पैकेजिंग कैसी होती है, मैं आपको, अगर मैं इस इतने पार्ट को आपको डिटेल में दिखाऊँ तो होता क्या है कि यहाँ पे इसके एपिथेलियम में ये एब्जॉर्ब बना देती है, ठीक है, पैक होती है, पैकेट्स ये इसके अंदर बन गया, ये लैक्टील है, माइक्रोन फैट एसिड का जो एब्जॉर्प्शन है वो कुछ इस तरह होता है, ठीक है। इसमें दो बार एब्जॉर्प्शन होता है, पहला यहाँ पे एपिथेलियम में और दूसरा कहाँ हो गया, यहाँ पे लैक्टील्स में, ठीक है, और इनका एब्जॉर्प्शन हो गया कंप्लीट। अब इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि आयंस, तो जो पॉजिटिव आयंस होता है ना उनका प्राइमरी एक्टिव होता है, ठीक है, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट पैसिव होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू, और अल्कोहल का भी डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, ठीक है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब ये ना एक पूरा ओवरव्यू है कि क्या क्या कैसे कैसे वो एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आयंस हो गए सोडियम, ठीक है, और ये मान लो कि सोडियम पंप है, ठीक है। तो ये सोडियम ये इस पे बैठ के जा रहा था। अब यहाँ पे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और गैलेक्टोज को दिखा कि यहाँ पे खाली जगह है, तो इनमें से ना कोई भी एक यहाँ पे जाके बैठ जाता है और सोडियम पंप के साथ में ही अपना प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा लेता है, सॉरी, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा लेता है। प्राइमरी एक्टिव तो सोडियम का हो रहा है, ठीक है। तो सोडियम अपना प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके चला गया एटीपी यूज करके, ठीक है। एटीपी यूज हुआ है, जहाँ पे भी एक्टिव होगा ना वहाँ पे एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा। और ये जो इन्हीं पे बैठ के ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड और गैलेक्टोज भी बैठ के चले जाते हैं, तो इनका क्या हो जाता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फ्रक्टोज का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है, यानी कि इसमें एटीपी का तो यूज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसमें ना स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स मेम्ब्रेन पे लगी होती है जो इनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर की प्रोटीन हुई, ठीक है, अमीनो एसिड और फ्रक्टोज का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करा देती है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड का सिंपल डिफ्यूजन होता है, वाटर का ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, और
आयंस में पॉजिटिव आयंस तो मैंने आपको बता दिया कि इनका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और नेगेटिव आयंस का पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा जो एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो रेगुलेट कैसे होता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको जब सेक्शन ऑफ गट पढ़ाया था तो आपको अगर याद हो तो मैंने दो तरह के आपको प्लेक्सिस बताए थे, एक माइंड्रिक प्लेक्सिस और एक मिसनस प्लेक्सिस। ठीक है, तो जो सिक्रीशन और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, तो उसके अलावा और रेगुलेशन कैसे होता है, हार्मोनल रेगुलेशन भी होता है। तो देखते हैं कि इनमें हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है। सपोज कि आपने कुछ खाया, ठीक है, कोई भी आपने कुछ भी खा लिया और वो हमारा फूड जो है वो एंटर कर गया स्टमक में। ठीक है, तो जैसे ही फूड आपका स्टमक में एंटर करेगा, हमारा एक हार्मोन है जिसको क्या बोलते हैं हम, CCK, कॉलीसिस्टोकाइनिन। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में, इस वाले स्फिंक्टर को ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, और यहाँ से HCl रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। HCl रिलीज हो गया, बहुत और भी HCl रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, अब HCl के साथ में ये फूड रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, काइम बना देगा, यानी सेमी डाइजेस्टेड फूड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा इनफ अमाउंट ऑफ HCl रिलीज हो जाता है तो फिर कौन सा हार्मोन वर्क करता है, फिर आता है हमारा GIP हार्मोन। ठीक है, GIP हार्मोन ये क्या करता है, गैस्ट्रिक मोबिलिटी और HCl की मोबिलिटी को स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, यानी कि HCl की मोबिलिटी स्लो डाउन हो गई, गैस्ट्रिक मोबिलिटी स्लो डाउन होगी, फिर क्या करता है, सिक्रेटिन हार्मोन आता है। तो सिक्रेटिन हार्मोन क्या करता है कि जैसे ये वाला जो फूड है ये हमारे ड्यूडेनम में पहुंचता है, ठीक है, तो वो स्टिमुलेट करता है बाइल एंड पैनक्रिएटिक जूस के सिक्रेशन को। ठीक है, फिर बाइल और पैनक्रिएटिक जूस आ गया जो क्या करेगा, यहाँ से फूड आ रहा है तो भाई HCl के साथ रिएक्ट किया है तो ऑब्वियसली एसिडिक होगा तो उसको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, अब हमारा फूड जो है न्यूट्रल हो गया, बट भाई हमें न्यूट्रल थोड़ी चाहिए। अब यहाँ के जो एंजाइम्स हैं वो थोड़े अल्कलाइन मीडियम में होंगे तो हमें तो उसको अल्कलाइन बनाना पड़ेगा, तभी सारे एंजाइम्स वर्क कर पाएंगे डाइजेशन के लिए। तो फिर क्या होता है कि कॉलीसिस्टोकाइनिन फिर से स्टिमुलेट करता है पैनक्रिएटिक जूस एंड बाइल जूस को, जो क्या करता है कि हमारे फूड को अल्कलाइन कर देता है और फिर हमारा जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस तरह से हमारा हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी एग्ज़ाम में किस तरह आपको लिखना है, बाकी समझ तो आपको आ गई हो गई यहाँ इस डायग्राम से। ठीक है, तो अब जो है ना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी कुछ होती हैं। ठीक है, जिसमें से ये दो डिसऑर्डर बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको बोलते हैं हम क्वाशियोरकर एंड मरासमस। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे ये दोनों ही बीमारियाँ प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि ये जो क्वाशियोरकर है इसमें ना इस बच्चे का जो पेट है वो निकल गया है, और वहीं जो जिसमें जिसको मरासमस हुआ है वो बच्चा एकदम ऐसा सूखा सूखा सा हो गया है। ठीक है, तो इनमें ये डिफरेंस है कि जो क्वाशियोरकर जिसको होता है ना वो थोड़ा कंपैरेटिव
जिनको मरासमस होता है वो तो बहुत ही छोटे बच्चों को हो जाता है, बिल्कुल इन्फेंट जो 1 साल से छोटे होता है। जबकि जो ये वाली बीमारी है क्वाशियोरकर, ये 1 से 1.5 साल के बच्चों में होती है। ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? वीक मसल्स, थिन लिम्स, रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड ब्रेन, स्वेलिंग ऑफ लेग्स ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर, पैर सूज जाते हैं क्योंकि पैरों में ना पानी रुकने लग जाता है। इडीमा, ये जो पेट निकला हुआ है ना, ये वाला, इसी को बोलते हैं इडीमा। ठीक है। और रेडिश हेयर, पॉट बेली, ये मटके जैसा पेट निकल गया है। ठीक है। और डायरिया, ये इनके सिम्टम्स हैं। जबकि मरासमस क्या होता है, इन्फेंट्स में होता है। इसके क्या सिम्टम्स हैं? इम्पेयर्ड ग्रोथ, रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू ऑफ प्रोटीन्स, थिन लिम्स, प्रोमिनेंट रिब्स, ड्राई